सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के अंतर्गत हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं गद्य साहित्य से संबंधित। और गद्य के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आता है, तो इसमें नाटक है, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, स्त्री विमर्श, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो गद्य के अंतर्गत हम आज 2065 क्वेश्चन हैं, हम पहुंच गए हैं 1611 क्वेश्चन पर। 1610 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमने करवाए। फिर उसके बाद में जो नाटक हैं उससे संबंधित 15 क्लासें हुई हैं, उपन्यास से संबंधित 20 क्लासें हुई हैं, और जो आपकी कहानी है उससे संबंधित 15 क्लासें हुई हैं, और निबंध से संबंधित 10 क्लासें हमने ले ली हैं। आलोचना से संबंधित हम 4 क्लासें ले चुके हैं, 3 क्लासें और बाकी हैं, क्योंकि 3 क्लासें और आएंगी, 7 क्लासें होंगी। इसी के साथ में फिर आज आपका जो आलोचना है ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में करेंगे हम आत्मकथा। ठीक है, किसी की डिमांड थी कि मैम, शायद रचना जी की थी कि मैम आत्मकथा भी करवा दीजिए। आत्मकथा करवा देंगे। फिर ये 2065 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आपको जो भारतीय काव्य शास्त्र है और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने इसी बुक में से किए, और मतलब 10-15 क्वेश्चनों में से 9 क्वेश्चन तो इसी में से थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और उनकी व्याख्या इतने अच्छे से समझाएगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्लास को आप एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखेंगे। आपका मकसद बिल्कुल पढ़ना होना चाहिए। आप क्लास को मल्टीप्लाई 2 पे करके देख सकते हैं। वैसे तो मैं जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपका समय भी कीमती है और मेरा समय भी कीमती है। ठीक है, समय को न गंवाते हुए आज हम कर रहे हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका, पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रीति काव्य की भूमिका है उसके रचयिता कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका और इसके रचयिता कौन है? नागेंद्र साहब। कौन है? नागेंद्र साहब। रीति काव्य की भूमिका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो सन 1949 को हुआ था। नागेंद्र जी की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको सभी को याद रखेंगे, आपसे क्रम लगाव में पूछा जा सकता है। नागेंद्र जी की है रीति काव्य की भूमिका। आगे नागेंद्र जी की और रचनाएं आएंगे, उनका रचनाकाल हम आपको अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे देखिए, रीतिकाल की भूमिका, पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर नागेंद्र है। और कब की है? सन 1949 का इसका प्रकाशन है। इस बात को आप याद रखेंगे। इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध काल और हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन भी किया है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, नागेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, सिर्फ इन्होंने संपादन किया। और यही आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने क्या लिखा है, तो उसमें आप नगेंद्र को तो इग्नोर ही कर देंगे कि नगेंद्र जी है ना, इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ संपादन किया। ठीक है, सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाग्मय का विकास और काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी है। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे, सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाग्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी है, और भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र की पुस्तक लिखी है। अगला है, देखिए, हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा आपसे। समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल जी ने ही ध्यान आकृष्ट किया था। बिल्कुल, सबसे पहले किसको माना जाता है? सबसे प्रमुख और सबसे पहले किसको माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छे समर्थकों में, आलोचकों में कौन आते हैं? रामविलास शर्मा जी। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से उन्होंने लिया था। ठीक है, क्या था? जब उन्होंने आलोचना को जो ढांचा लिया था, आलोचना का जो ढांचा, वो भारतीय ही उन्होंने रहने दिया, लेकिन उनका जो बाह्य रूप था और रचना विधान था वो कहाँ से लिया था? उन्होंने पश्चिम से लिया था। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन
उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों के ऊपर सौंप दिया। यही कथन यहाँ पे गलत है, भावी समीक्षकों पर सौंप दिया नहीं, उन्होंने स्वयं ने किया था। क्या किया था? जो समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक कार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, लेकिन नहीं आएगा यहाँ पे, उन सिद्धांतों के व्यवहारिक धरातल का कार्यत्व करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया, नहीं उन्होंने स्वयं किया था। देखिए इस बात में ही थोड़ी सी गलती है और इसी में ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और यही आपका गलत पूछा तो आंसर भी यही आएगा। हिंदी समीक्षा में उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की है। बिल्कुल ठीक है, हिंदी समीक्षा में उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे सर्वमानिक और सटीक ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का इनका इतिहास जो सन 1929 का है। ठीक है, अगला है यहाँ पे इसकी व्याख्या। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिक के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति के संबंध में कथन गलत है, क्योंकि देखिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं उन्होंने की हैं। रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा गोस्वामी तुलसीदास। रस मीमांसा इनका याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन 1949 का है। ठीक है, रस मीमांसा किनका है? 1949 का है। लेकिन यहाँ एक और है काव्य मीमांसा, वो किसका है वो आप बताएंगे, फिर मैं ही बता देता हूँ, वो है राजशेखर जी का। किसका है? राजशेखर जी का। गोस्वामी तुलसीदास इनका 23 का है। जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीतसार ये इनका सन 1924 के हैं दोनों। ठीक है, आदि व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण इनके रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। क्या पूछा है? प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? साम्यवादी, मार्क्सवादी, प्रगतिवादी। प्रखर पूछे तो आपसे आएगा रामविलास शर्मा। कौन आएगी? रामविलास शर्मा। देखिए प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद जो सन 1941 का है इनका, भारतेंदु युग ये सन 1943 का है, फिर उसके बाद में निराला ये सन 1946 का है, प्रगति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृत ये भी 1949। संस्कृत नहीं आएगी, संस्कृति आएगी यहाँ पे। ठीक है, संस्कृति आएगी। फिर प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये इनका है सन 1954 का। ठीक है, फिर उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये इनका है सन 1955 का। भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन, फिर है निराला का साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में थी, इसको याद रखेंगे, आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी साहित्य साधना जो निराला की साहित्य साधना है वो रामविलास शर्मा ने कितने भागों में प्रकाशित की थी, तो ये आएगी 3 भागों में। 3 भाग कब कब प्रकाशित हुए थे, तो इनका हुआ था पहला कब हुआ था, हाँ पहला हुआ था 1969 69, फिर दूसरा 72 और तीसरा 76। ठीक है, हिंदी जाति का साहित्य ये सन 1984। ठीक है, हिंदी जाति का साहित्य कब है? सन 1984 का। अगला है शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? क्या है? जो शैली है वो वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो वो देती है रूप या शिल्प पर। किस पर देती है? रूप या शिल्प पर देती है। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द को 2 शब्दों से मिलाकर बनाती है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वह शैली विज्ञान कहलाती है। क्या होगा? जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए उसे शैली विज्ञान कहते हैं। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। ठीक है, क्या है? जो शैली विज्ञान है वो भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता है, लेकिन लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। अगला है केदार
छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, यह कथन किस आलोचक का है? क्या बताया है कि जो केदार हैं वो छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये है बच्चन सिंह जी का। किसका? बच्चन सिंह जी का। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। क्या है? जो प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल जी क्या थे? प्रगति के सशक्त कवि थे, प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि थे, और उन्होंने जो प्रकृति चित्रण किया था, किसने? केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो प्रकृति चित्रण किया था, उसके ऊपर डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा, क्या लिखा? केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। तो बच्चन सिंह ने केदार के लिए कहा है, केदार जी के लिए, कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा। युग की गंगा इनकी सन 1947 की है। फिर उसके बाद में है नींद के बादल। नींद के बादल भी इनके सन 1947 के हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सन 1965 है। ये जो मैंने छायावादी युग पढ़ाया था आपको, तो उसमें ये खूब बार बार जितनी बार भी आई थी रचनाएं मैंने आपको खूब याद करवाई हैं। गुल मेहंदी कब की है? तो सन 1978 की है। अपूर्वा सन 1984 है। आत्मगंध 1988 है। हे मेरी तुम 1981 है। और मार प्यार की थापे सन 1981 है। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु नाम से उपनाम से कौन लिखते थे? तो वो लिखते थे केदारनाथ अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो रस दर्शन है वो किसका है? क्या पूछा आपसे? सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो रस दर्शन है वो नेमिचंद्र जैन जी का है, बिल्कुल ठीक है। रस दर्शन किसका है? नेमिचंद्र जैन जी का। और कब का है ये? रस दर्शन का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। ठीक है, रस दर्शन का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, तो नेमिचंद्र जैन का क्या है? रस दर्शन। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। रस सिद्धांत याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। तो रस सिद्धांत आपसे पूछा जाए किसका है, तो ये है रस सिद्धांत था डॉक्टर नगेंद्र जी का। किसका था? डॉक्टर नगेंद्र जी का। और कब का था? तो ये भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सन 1964 का था। फिर प्रगति और परंपरा किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का। काफ़ी बार पढ़ा हमने। प्रगति और परंपरा सन 1949 है। और इनकी एक 1949 में एक और रचना थी, वो थी साहित्य और संस्कृति। साहित्य सहचर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य सहचर है ना, ये आलोचनात्मक कृति नहीं है। साहित्य सहचर नाम से इनका एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह, जो कब का है? सन 1965 का है। और इसमें क्या था? इसमें 12 निबंध संग्रह थे। कितना? 12 निबंध संग्रह थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पढ़ा देते हैं हम आपको। रस सिद्धांत के रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, ये सुमेलित इस प्रकार से हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी का। कब का है? तो याद रखेंगे सन 1964 का है। उसके बाद में रस दर्शन नेमिचंद्र जैन जी का है। प्रगति और परंपरा सन 1949। और साहित्य सचर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1965। और इसमें 12 निबंध संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? बाबू श्याम सुंदर दास हैं, वो किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म आपसे पूछे तो सन 1875 है, क्योंकि जन्म के भी अनुक्रम के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आएगा? 1875 आएगा। ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ हैं कबीर ग्रंथावली। क्या है? कबीर ग्रंथावली। और इनकी जो हिंदी कोविद रत्नमाला है ये सन 1900 की है। हिंदी भाषा और साहित्य है इनका, और हिंदी भाषा का विकास है। क्या है? हिंदी भाषा साहित्य है और हिंदी भाषा का विकास है। अगला है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना को ढांचे में काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। क्या है? जो काव्य है वो क्या है? संसार के प्रति कवि की जो भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया है उसकी कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। क्या है काव्य? संसार के प्रति जो कवि की जो भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया होती है, और फिर वे क्या करते हैं? कल्पना की जो उनका जो कल्पना का जो ढांचा होता है ना,
वो ढल जाता है उसी की तरफ, और फिर क्या होता है, उनका श्रेय वो किसको देते हैं, प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति को। और वो जो प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है वही काव्य है। यह काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो इस काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, किसने दी थी? बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, देखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी थी। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नवरस है इनका सन 1921 का। ठीक है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये सन 1938 का है। कब का है? सन 1938 का है। फिर उसके बाद में है हिंदी नाट्य विमर्श सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श इनका अलग से है, सन 1950 का। और सिद्धांत और अध्ययन है, ये सन 1946 का है। ठीक है, यहाँ पे कोमा वगैरह नहीं दिया गया था तो समझ में नहीं आया। हिंदी नाट्य विमर्श कब का है? सन 1950। और सिद्धांत और अध्ययन इनका कब का है? सन 1946 का। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, पूछा है। अगर आपको रामविलास शर्मा जी के सभी ग्रंथ आपने याद कर लिए तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। कविता के नए प्रतिमान सन 1968 है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, आपके पढ़ के जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, अगर आपने किया है तो वो एग्जाम में आप क्लियर कर चुके होंगे। लेकिन नहीं पढ़ते हैं ना वो क्वेश्चन, हमको लगता हार्ड है, जबकि आता है हिंदी में, हिंदी साहित्य से संबंधित, अलग तो कहीं से आने वाला है नहीं। और ये क्वेश्चन है, ये 2018 में आ गया था अल्टी ग्रेड में। ठीक है, तो देखिए, कविता के जो नए प्रतिमान है ना, ये इनका नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कविता के नए प्रतिमान है ये किसका है? तो ये है किसका ही? नामवर सिंह जी का। किसका है? नामवर सिंह जी का है। और कब का है? तो सन 1968 का है। कब का है? सन 1968 का। अब देखते हैं हम व्याख्या। देखिए, कविता के नए प्रतिमान सन 1968 किसका है? ये नामवर सिंह जी का। आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, जबकि भाषा और समाज सन 1961 का है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये कब का है? तो नई कविता और अस्तित्ववाद सन 1978 का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये कब का है? तो ये सन 1982 का है। और ये सभी किसके ग्रंथ हैं? ये रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक किसने दिया? क्या जो हिंदी आलोचना में जो शुक्ल जी की जो चिंतनात्मक मान्यताएं हैं उनको सबसे प्रबल समर्थक करने वाले कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा शुक्ल की मान्यताओं के प्रबल समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि इनमें से प्रबल समर्थक कौन नहीं है? तो आएगा डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा शुक्ल जी की मान्यताओं के प्रबल समर्थक नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की नहीं है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और प्रेमचंद विरासत का सवाल। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के 80 साल हैं ये इनका शिवदान सिंह चौहान की रचना है। क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। काफ़ी बार पढ़ा हमने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और ये कब की रचना है? तो सन 1954 की है। कब की है? सन 1954 की। आपसे पूछा जा रहा है कि शिवदान सिंह चौहान की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, सन 1954। अब ये हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक और प्रेमचंद विरासत का सवाल, ये हम देखेंगे व्याख्या में। ठीक है, देखिए यहाँ पे है व्याख्या आपकी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, सन 1954 शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अन्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, ये सन 1953 है। और किसकी है? ये प्रकाश चंद्र गुप्त जी की है। जनांतिक है 1981, जो नेमी चंद्र जैन जी की है।
और प्रेमचंद विरासत का सवाल, ये शिव कुमार मिश्र की सन 1981 की रचना है। ठीक है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है, कथन किस आलोचक का है? आधुनिक काल में गद्य का विकास आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना, और ये कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि आधुनिक काल का नाम गद्य काल देने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि ये कहते थे कि आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो वो किसका हुआ है? गद्य काल का हुआ है। देखिए, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना रही है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। जबकि रामविलास शर्मा ने लिखा है आधुनिक काल के बारे में, क्या लिखा है रामविलास शर्मा जी ने? नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी रही है। अगला है, नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नामवर सिंह जी। कौन है? नामवर सिंह जी। और नई कहानी ये सन 1964 की इनकी रचना है। ठीक है। देखिए, नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं इतिहास और आलोचना। इनकी सन 1957 की है। कब की है? सन 1957 की है। याद रखेंगे आप नामवर सिंह जी के बारे में, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आप लिख लेंगे और लिख कर आप याद करेंगे। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं, ये कब की हैं? तो सन 1954 की है। ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और आगे और भी पूछा जाएगा। कविता के नए प्रतिमान सन 1968 की है। वाद विवाद और संवाद, ये सन 1989 की है। छायावाद, ये सन 1955 की है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, क्या है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये सन 1952 का है। एक और याद रखेंगे, इनका शोध था पृथ्वीराज रासो की भाषा, वो सन 1956 का था। किसका? नामवर सिंह जी का एक शोध कार्य था। क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा, वो सन 1956 का था। आपसे पूछा जा सकता है या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले हैं जो देवी शंकर अवस्थी हैं, उनकी रचनाएं। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं हैं भक्ति के संदर्भ में विवेक के रंग, क्या है? विवेक के रंग, जो कब का है? सन 1965 का है। फिर आलोचना, ये कब का है? तो आलोचना, ये सन 1960 की है। रचना और आलोचना, देखिए आलोचना और आलोचना, फिर है रचना और आलोचना, ये है सन 1979 की। फिर है नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, ये सन 1966 है। और आलोचना का द्वंद, ये सन 1999 है। ठीक है। और जो आलोचना का इनका द्वंद है, ये वाणी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला है हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति, क्या है? हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? अभी हम पढ़ के आए हैं। कौन सा? यहाँ पे देखिए, हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति, ये देखिए। और ये किसका है? देवी शंकर अवस्थी जी का है। किसकी है? देवी शंकर अवस्थी जी की है। किसकी? देवी शंकर अवस्थी जी की। ये हिंदी कहानी नहीं आएगा, यहाँ पे नई कहानी आएगा। ठीक है। देखिए, हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी रही हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं कौन सी? ग्राम भक्ति के संदर्भ में सन 2005 की है। उसके बाद में विवेक के रंग सन 1965 है। आलोचना ये सन 1960 है। रचना और आलोचना ये सन 1979 है। और आलोचना का द्वंद सन 1999 है। द्वंद से याद रखेंगे, नीचे व दे दो, तो देखिए 9 आ रहा है, 1999। ठीक है। और जो ये 1999 की इनकी जो आलोचना का द्वंद है, ये सन 1999 में ही वाणी में प्रकाशित हुई थी। जो वाणी पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लक्ष्मीकांत वर्मा है उनकी पुस्तक कौन सी है? तो नई कविता के नए प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो देखिए, यहाँ पे जो नई कविता के प्रतिमान है, ये किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है।
कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह जी की है, हमने पढ़ा था अभी। किसकी है? नामवर सिंह जी की है। ठीक है। नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कब की है, तो ये सन 1957 की रचना है इनकी। ठीक है, पहले देख लेते हैं व्याख्या। नई कविता के प्रतिमान सन 1957 किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। विकल्प में दी गई जो अन्य पुस्तकें हैं उनके लेखक किस प्रकार से हैं? कविता के नए प्रतिमान, ये सन 1968 की है और ये किसकी है? नामवर सिंह जी की। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ये कब की है? ये जगदीश गुप्त जी की है। और कब की है? सन 1969। ठीक है, उसके बाद में है कविता से साक्षात्कार, ये मलियज की है और ये कब की है? 1979 की है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? कौन है वो? तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए थे? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक रहे हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन रहे? नंद दुलारे वाजपेयी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य नाम से सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रामविलास शर्मा है, वो क्या है? मार्क्सवादी हैं और प्रगतिवादी आलोचक हैं। क्या है? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला है क्वेश्चन, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया? क्या पूछा आपसे कि उर्वशी की कौन सी रचना, उर्वशी के ऊपर किसने समीक्षा लिखी थी जिसके ऊपर विवाद हो गया? तो वो थे भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन थे? भगवत शरण उपाध्याय जी। देखते हैं पहले इसकी व्याख्या। उर्वशी, आपको ये पता होना चाहिए कि उर्वशी किसकी रचना थी। तो देखिए, उर्वशी दिनकर जी की रचना थी। किसकी थी? दिनकर जी की रचना थी। कब की थी? तो सन 1961 की थी। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 में, कब? सन 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्वशी का रचनाकाल सन 1961 है और ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 को मिला था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रामविलास शर्मा के द्वारा जो आलोचनात्मक कृति लिखी गई थी, कौन सी? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1977 में। कब हुई थी? सन 1977। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल सन 1977 है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचक कृति इस प्रकार हैं। प्रेमचंद इनकी 1941 है, भारतेंदु युग 1943 है, निराला 1946, प्रकृति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृति सन 1949, प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954। ठीक है, अगला है, कवि क्रम और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? क्या पूछा है? जो कवि क्रम और काव्य भाषा है उस आलोचक कौन है? तो उसके आलोचक हैं परमानंद श्रीवास्तव जी। देखिए, कवि क्रम और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य सन 1968, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया सन 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण सन 1980, शब्द और मनुष्य सन 1988 और कविता का अर्थार्थ मतलब 1999। मलियज की हैं कविता की से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। क्या है? मलियज की कौन सी है? कविता से साक्षात्कार, जो कब का है? सन 1979 का है। और आपका संवाद और एकालाप ये सन 1984 का है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना ये सन 1984 का है। कब का है? ये सन
एक का है। फिर उसके बाद में है आधुनिक कविता यात्रा, ये सन 1998 की है। तार सप्तक से गद्य कविता, ये सन 1997 की है। फिर उसके बाद में कविता का पक्ष इनका कब का है? कविता का पक्ष इनका सन 1994 का है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन सन 1970 है। ठीक है। अगले हैं प्रभाकर श्रोत्रिय, इनकी है कविता की तीसरी आंख, रचना काल इनका मुझे नहीं मिला है। कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है और सौंदर्य का तात्पर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित आलोचना जो ग्रंथ हैं उनको लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए मिला लेते हैं पहले हम। कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसका है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की सन 1970 की है। यहाँ पे आया है कामायनी एक पुनर्विचार, और ये किसका है? ये मुक्ति बोध जी का है। किसका है? मुक्ति बोध जी का है। ठीक है। उसके बाद में अधूरे साक्षात्कार है नेमिचंद्र जैन जी का। उसके बाद में इतिहास और आलोचना, ये किसका है? तो ये नामवर सिंह जी का है। किसका है? नामवर सिंह जी का। और प्रेमचंद और उनका युग, ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है। तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आंसर आएगा आपका, देख लेते हैं पहले क्या था। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध जी की, तो पहले में दो देखिए एक जगह पे, यहाँ पे भी नहीं है, बी में भी, सी में भी नहीं है, डी में, एक में ही है। ठीक है। अगला है ये देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध जी की रचना है। ठीक है। और कब की है? अब इसके वर्ष भी बता देते हैं हम आपको, सन 1952 की है। ठीक है। अधूरे साक्षात्कार, ये नेमिचंद्र जैन की सन 1966 की है। इतिहास और आलोचना, ये किसकी है? ये नामवर सिंह जी की है। और कब की है इतिहास और आलोचना? तो सन 1957 की है। उसके बाद में प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 का है। कब का है? सन 1952। और कब का है? किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है। बस आज हम यहीं तक ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।